उपार्जन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक बचत, दूसरा कमाई। बचत का कार्य तुरंत हाथ में लिया जा सकता है। थोड़े प्रयत्न और प्रशिक्षण से वह कार्यान्वित हो सकता है। उसमें नकदी सीधी हाथ में तो नहीं आती, पर परिणाम की दृष्टि से लाभ उतना ही हो जाता है। स्त्रियों को उपार्जन क्षमता से रहित माना जाता है, पर उनके द्वारा होने वाली बचत का मूल्यांकन किया जाए तो प्रतीत होगा कि उनके द्वारा परिवार की आर्थिक समृद्धि बढ़ने में बचत प्रक्रिया का कितना अधिक योगदान है। घर में स्त्री न हो तो भोजन या तो बाजार में खाना पड़ेगा या पकाने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। जितने लोगों का भोजन घर में बनता है उतना बाजार से खरीदकर या नौकर से बनवाकर देखा जाए और फिर घर पर बनने में आने वाली लागत को तोला जाए तो पता चलेगा कि नारी के भोजन बनाने मात्र के श्रम से परिवार की कितनी आर्थिक बचत होती है। बर्तनों से लेकर कपड़ों तक को साफ करने के लिए उसके श्रम का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब बर्तन साफ करने, सफाई करने, वस्तुओं को यथाक्रम रखते रहने के लिए नौकर रखा जाए और उसे नगद वेतन दिया जाए। घर में कपड़े न धोकर यदि रोज का गट्ठर धोबी के यहाँ भेजा जाए तब पता लगेगा कि उसका बिल कितना बड़ा बनता है। चोर उचक्कों की कमी नहीं। घर का ताला बंद करके दुकान जाया जाए और वापस आने पर उसे खोला जाए तो कुछ ही दिन में चोर पता पा लेंगे और किसी दिन सब कुछ साफ कर देंगे। यह तो सीधे शारीरिक श्रम की बात हुई। दाम्पत्य जीवन की मधुरिमा, पारस्परिक सौजन्य, विपत्ति में सहचर, पीढ़ियों का निर्माण, घर में स्वर्गीय सद्भावना का अवतरण जैसे भावात्मक अनुदान भी तो नारी द्वारा ही बरसाए जाते हैं। इनको भी यदि खरीद फरोख्त के रूप में तलाश किया जाए तो प्रतीत होगा कि नर की कमाई से नारी की कमाई भी किसी प्रकार कम नहीं है। नर नकदी कमाकर लाता है, इसलिए वह कमाऊ कहलाता है। बचत का महत्व भी नहीं समझा जाता, इसलिए नारी बिना कमाऊ समझी जाती है। यदि उपार्जन और बचत के परिणामों पर ध्यान दिया जा सके तो प्रतीत होगा कि दोनों का प्रतिफल समान स्तर का ही होता है। अर्थ समृद्धि के लिए बचत कार्य में अधिक उत्साहवर्धक कदम तत्काल उठाए जा सकते हैं। ईंधन जलाने से लेकर भोजन परोसने और बचे भोजन को फेंकना न पड़े ऐसा उपयोग जानना भी एक बड़ा काम है। चूहों और कीड़ों से अन्न की बर्बादी, कपड़ों का जंतुओं द्वारा नष्ट किया जाना आदि बच सके तो प्रतीत होगा कि इन मदों से होने वाला खर्च कितना घट गया। कपड़े धोने की कला में यदि थोड़ा और निखार हो सके तो पता चलेगा कि धोबी के यहाँ जाने पर कपड़े जितनी जल्दी फटते थे उसमें कितनी कमी आ गई। पुराने बड़े कपड़ों में से काटकर नए छोटे बना लेना, फटे टूटों की मरम्मत कर लेना, रफूगिरी, रंगाई तथा सिलाई की अच्छी जानकारी रहे तो भोजन के बाद खर्च की दूसरी सबसे बड़ी मद कपड़ों में काफ़ी बचत हो सकती है। थोड़ी सी टूट फूट या खराबी होने पर वस्तुएं बेकार समझ ली जाती हैं और फेंक दी जाती हैं। यदि टूट फूट की मरम्मत करना आता हो तो इस मद में आश्चर्यजनक बचत हो सकती है। चारपहिया थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर बेकार हो जाती हैं। उनका सुधार करना तथा बुनना आता हो तो वे दूने समय तक काम दे सकते हैं। बर्तन, फर्नीचर, स्टोव, लालटेन, जूते, चप्पल, पुस्तकें जैसी वस्तुएं टूटती फूटती और बेकार होती रहती हैं। यदि इनकी मरम्मत करना आता हो तो इन वस्तुओं की ज़िंदगी भी बहुत बढ़ सकती है और नई खरीदने में जो पैसा जाता है वह बचाया जा सकता है। मकान की पुताई, किवाड़, खिड़कियों एवं फर्नीचर पर रंग पॉलिश घर में भी हो सकती है। चूहों के छेद बंद करने से लेकर उखड़े फर्श और चूती हुई छतों को ठीक कर देना थोड़ी सी उत्साह और कौशल के सहारे ही संभव हो सकता है। इस प्रकार की बचत की अनेक मद महिलाओं को संगठित रूप में सिखाई जा सकें तो उन्हें अपने परिवार की समृद्धि में प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप में महत्वपूर्ण योगदान करते रहने का अवसर मिल सकता है। यह तो बचत पक्ष की बात हुई। अब नकद कमाई वाले गृह उद्योगों की बात आती है। इनमें सबसे सरल और सुगमता से चल सकने वाला उद्योग कपड़े का है।
सूत कातना, कपड़े बुनना, सिलाई करना, धुलाई, रंगाई की अनेक शाखा प्रशाखाएं हैं। जो कुछ सरलता से बन और खप सकता है उसे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोचा जाना चाहिए। गृह उद्योग तो असंख्य है, पर देखना यह होगा कि उनके लिए सस्ते कच्चे माल की सुविधा है या नहीं, और खपत के लिए मंडी है या नहीं। मात्र उत्साह भर होने से अथवा कोई शिल्प सीख लेने तक से काम नहीं चलता। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे उद्योग हाथ में लेने चाहिए जिनके बड़े परिणाम में चल सकने की संभावना स्पष्ट हो। ऐसे प्रयोग कई जगह किए गए हैं। मारवाड़ी सोसाइटी ने शेखावाटी क्षेत्र के घरों में पापड़ बनवाने और कलकत्ता आदि के मारवाड़ी समाज में उसे खपाने का प्रबंध किया था। गीता प्रेस ने यज्ञोपवीत बनवाने का कार्य कुछ देहातों में कराया था। सौराष्ट्र के जामनगर, राजकोट में बिजली के स्विच बनाने के में काम आने वाले छोटे पुर्जे घर घर में मशीनों से बनते हैं। मथुरा में कंठी, माला, जनेऊ आदि पूजा पाठ की चीजें घरों में बनकर आती हैं। निवाड़, दरी बुनने का काम भी कितनी ही जगह गृह उद्योगों की तरह होता है। ऐसे ही बड़े परिमाण में चल सकने वाले उद्योगों की खोज की जानी चाहिए और उन्हें अनुभवी लोगों के सहयोग परामर्श से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। थोड़े से व्यक्तियों को काम दे सकने वाले उद्योग अनेक हैं। ऐसे धंधे तो शांति कुंज के कन्या विद्यालय में भी बहुत से सिखाए जाते हैं। ऐसे शिक्षण अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकते हैं। ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि स्थानीय खपत के अनुरूप ही यह उद्योग सफल हो सकते हैं। अन्य मंडियों में खपाना हो तो फिर ऐसे उद्योगों की बड़ी पूंजी से, कुशल जानकारों की देखरेख में तथा बड़ी पूंजी से चलाना पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रयास और कम पूंजी से तो यह छोटे रूप में ही चल सकते हैं और प्रतिस्पर्धा खड़ी न होने तक ही वे जीवित रह सकते हैं। सीखने को उत्पादन की कुशलता, मानसिक दक्षता बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण कहीं भी आरंभ किया जा सकता है। यह सोचते हुए शिक्षा विस्तार के साथ साथ गृह उद्योगी की कक्षाएं भी चलनी चाहिए। प्रशिक्षण की दृष्टि से महिला जागरण अभियान के विद्यालयों में गृह उद्योगों की संगीत की सुगम कक्षाएं चलती रहनी चाहिए। किंतु यदि आर्थिक प्रगति और स्वावलंबन के प्रश्न को बड़े पैमाने पर हल करना हो तो ऐसे उद्योगों की खोज करनी पड़ेगी जिनमें अधिक लोगों का श्रम नियोजित हो सके और उत्पादन आसानी से खप सके। ऐसे उद्योग संगठित प्रयत्नों और बड़ी पूंजी से ही हो सकते हैं। अस्तु जब भी ऐसे आधार खड़े करने हों तो उसके लिए पूर्व सर्वेक्षण करने तथा अनुभवी लोगों की सहायता से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी उद्योग विभाग के अधिकारियों से भी इस संबंध में उपयोगी परामर्श एवं सहयोग मिल सकता है। इसी प्रकार कोई अर्थ संगठन खड़ा करना हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। बात उद्योग की चल पड़ी तो इसी से मिलते जुलते उपयोगी वस्तु भंडार चलाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जा सकता है। घरेलू उपयोग की वस्तुएं शुद्ध और उचित मूल्य पर मिलें, इसके लिए सहकारी स्टोर बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए अंधे लोग खाने पीने तक की वस्तुओं में विषैली मिलावटें करते हैं, तौल नाप में गड़बड़ी करते हैं, किसी के बदले कुछ सड़ा गला और नकली माल भेजते हैं, मुनाफे में भी उचित अनुपात नहीं रखते। यूं इन गड़बड़ियों को अपराध संज्ञा में गिना गया है और इनके विरुद्ध कानूनी रोकथाम भी मौजूद है। फिर भी व्यक्तिगत स्वार्थपरता अपनी चालें चलती ही रहती है और कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। इसकी रोकथाम का अच्छा तरीका यह है कि सहकारी स्टोरों का प्रचलन किया जाए। हाथ का पिसा आटा, घरों में पिसे हुए मसाले, साफ की हुई दूसरी वस्तुएं इन दुकानों पर मिलें और वह कार्य करने के लिए घरों पर बेकार महिलाओं को काम मिले तो कितना अच्छा है। पापड़, दाल की बड़ियाँ, दालें, मसाले तथा दूसरी ज़रूरत की वस्तुएं अपने ही सदस्यों से तैयार कराने की नीति अपनाकर यह स्टोर अनेक महिलाओं को छोटे बड़े पूरे अधूरे समय को काम दे सकते हैं।
शाक भाजी से लेकर अन्य दैनिक आवश्यकता की चीज़ें इच्छित ऑर्डर अनुसार घरों पर सही रूप में पहुंच जाया करें तो बाजार जाने में, दुकान दुकान पर भटकने में जो समय और किराया भाड़ा खर्च होता है वह सहज ही बच सकता है। यहाँ कुछ संकेत मात्र प्रस्तुत किए गए हैं जिनके आधार पर नारी को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। स्त्री धन के रूप में हर घर में बचत परंपरा डाली जानी चाहिए। विवाह के समय मिलने वाला पितृपक्ष तथा ससुराल का उपहार धन नववधु की भविष्य निधि होनी चाहिए और उसे लंबी अवधि के रूप में जमा करते रहना चाहिए ताकि उसकी ब्याज आमदनी के रूप में बढ़ती रहे। कठिन अवसरों पर नारी अपने आप को असहाय अनुभव न करे, इसलिए स्त्री धन के रूप में उसके हाथ में कुछ रह सके, इसके लिए भी वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। स्वयं को स्वावलंबी अनुभव करने पर नारी में वह आत्मविश्वास सहज ही पैदा होने लगेगा जिसके आधार पर वह समाज निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में खुलकर हाथ बंटा सके। समाज निर्माण में मात्र पुरुष ही भाग लें और नारी को अछूत बनाकर घर के पिंजड़े में ही कैद रखा जाए, यह अनुचित है। इसमें नारी वर्ग की और समाज की तो हानि है ही, प्रतिबंध लगाने वाला पुरुष वर्ग भी उस हानि से बच नहीं सकता। परिवार संचालन का उत्तरदायित्व संभालते हुए भी नारी समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। पुरुष भी तो मुख्यतः उपार्जन कृत्यों में संलग्न रहता है, इतने पर भी समाज के प्रति वह बहुत कुछ करता रहता है। नारी के लिए यह और भी सरल है कि परिवार का सुसंचालन करते हुए समाज निर्माण में योगदान दे और इस आधार पर अपने ज्ञान, अनुभव, उत्साह एवं व्यक्तित्व का अनवरत विकास करती चले। परिवारों को, अपने घरों की महिलाओं को समाज सेवा क्षेत्र में भी कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाहर के संपर्क में आने से नारी पारिवारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करेगी, चरित्र भ्रष्ट हो जाएगी जैसी कुकल्पनाएं करना निरर्थक है। ऐसी संभावनाएं तो प्रतिबंधित स्थिति में ही अधिक रहती हैं। अज्ञान, अनुत्तरदायित्व और खीज उद्वेग में जकड़ा हुआ मनुष्य ही उपद्रवी बनता और मर्यादाएं तोड़ता है। प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी अनुभव करने वाले भले समाज सेवी अपना निजी और पारिवारिक स्तर ऊंचा उठाए रखने में ही भलाई सोचते हैं। उनसे अपेक्षाकृत खतरे कम ही रहते हैं। ऐसी आशंकाओं और कुकल्पनाओं से बचना ही श्रेयस्कर है। इसका आरंभ महिला जागरण शाखाओं के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने से करना चाहिए। इस संगठन में नारी ही काम करती है, इसलिए कुकल्पनाओं की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इससे आगे अन्य सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र आता है। पुस्तकालय, पाठशालाएं, समाज सुधार एवं रचनात्मक कार्यों में संलग्न स्थानीय संस्थाएं प्राय सभी जगह होती हैं। जहां वैसा कुछ भी हो वहां उनमें सम्मिलित होने के लिए भी अवसर देना चाहिए। नारी शिक्षा के लिए काम करने वाली पुरानी संस्थाओं में नवजीवन भरने एवं नई संस्था स्थापित करने का काम हाथ में लेकर भी उत्साही महिलाएं कुछ कर सकती हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाएं भी हर जगह होती हैं। ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, सहकारी समिति जैसे अन्य सरकारी छोटे बड़े संगठन प्राय सभी जगह पाए जाते हैं। उनमें महिलाएं भाग लेने लगें तो निष्पक्षता, शालीनता एवं प्रगतिशीलता का नया वातावरण बनेगा। इस भागीदारी से नारी समाज में एक हवा बहेगी और वे अनुभव करेंगे कि उनका दायरा परिवार तक ही सीमित नहीं है, वे आगे बढ़कर समाज निर्माण में भी बहुत काम कर सकते हैं। अस्तु नारी को शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाकर उसे समाज की एक पुष्ट इकाई के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त अथवा उनसे मिलते जुलते रचनात्मक चरण बढ़ाने का प्रयास हर जगह अविलंब किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।